नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। यूँ तो पिछले 12 साल में कई दिन हमारे इतिहास के ऐसे गुजरे हैं, मौजूदा इतिहास के, जिनको हम कहते हैं कि हमने खुद अपनी आंखों के सामने लोकतंत्र को तितर बितर बिखरते हुए देखा है, दिल टूटते हुए देखा है। एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो समझता है कि भारत का आज नहीं बल्कि आने वाला कल भी लोकतांत्रिक होना चाहिए। एसआईआर, जी हाँ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको कहा गया कि प्योरीफाई करना या ज़्यादा पवित्र बनाने की कोशिश है वोटर्स रोल को, उसका पूरा हाल हमने देखा पश्चिम बंगाल में। और जिस तरह से इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, पहले माना जाता रहा था आपसे 1-2 साल पहले भी कि हर मर्ज की दवा सुप्रीम कोर्ट है। ये सरकार जितना भी चाहे संविधान को, लोकतंत्र को तोड़ने की कोशिश करे, कम से कम हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो है। लेकिन आज जिस तरह का एक फैसला आया है, उसने उस तमाम शक को भी एक तरह से चकनाचूर कर दिया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के पक्ष में फैसला देगा या सरकारी एजेंसियों के, जो सीधे तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी के इशारों पर नाच रही हैं। मैं बात कर रही हूँ एसआईआर के उस जजमेंट की, जिसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि संविधान के मुताबिक एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम दे रहा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। योगेंद्र यादव अदालत में गए थे। मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ, ये ऐतिहासिक तस्वीरें जिसमें योगेंद्र यादव ने वहाँ बाकायदा संबोधित किया था अदालत को। हमने उनकी वो भाषण सुना था, वो ऐतिहासिक तस्वीरें हमने देखी थी और उस वक्त रोंगटे खड़े हो गए थे कि कैसे एक नागरिक, उसको इतनी शक्ति मिल सकती है कि वो जाके देश की सबसे बड़ी अदालत में अपना केस रख सके या अपने लोकतंत्र का, अपने लोगों का केस रख सके। योगेंद्र यादव, मैंने ट्वीट पढ़ा और बड़ा दुख भरा ये ट्वीट था, जिसमें आपने ये कहा कि इस बात को लेकर आपको बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अपहोल्ड कर दिया है, यानी कि उसका मान रख लिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और सीधे तौर पे ये कह दिया है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसी के दायरे में आता है एसआईआर का पूरा प्रोसेस। आप हैरान क्यों नहीं हैं? शुक्रिया आरपा। शुक्रिया उन खूबसूरत लम्हों को याद करने के लिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट का आज भी ऋणी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। जो जजमेंट आया उससे मैं तो कम से कम कतई हैरान नहीं हूँ, परेशान जरूर है, क्षुब्ध हूँ और दुखी हूँ। हैरान इसलिए नहीं हूँ कि देखिए, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि भाई बिहार का इलेक्शन तो होगा और एसआईआर के आधार पे होगा, उस दिन इस कोर्ट की, इस केस की दिशा तय हो गई। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि इसका एसआईआर का दूसरा फेज बिहार के बाद अब 12 और राज्यों में भी होगा और सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई, उस दिन स्पष्ट हो गया था कि इसके केस में क्या फैसला होगा। अब सिर्फ इंतजार ये था कि भाई इसकी वर्डिंग क्या होगी, इबारत क्या लिखी जाएगी, कुछ फाइन प्रिंट में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सिर्फ यही चीजों का बचा था। आपको यह भी ध्यान होगा, इस बीच सुप्रीम कोर्ट में जज साहब खुली अदालत में बोल चुके थे कि अगर किसी ने एसआईआर में टांग अड़ाने की कोशिश की तो देख लेना। ये बंगाल के संदर्भ में कह चुके थे। और हमारे जज साहब ये भी कह चुके थे कि इस बार वोट देने का मौका नहीं मिला तो क्यों चिंता करते हो, अगली बार मिल जाएगा। ये सब होने के बाद आज के जजमेंट के बारे में कोई शको शुबा की गुंजाइश नहीं थी। कम से कम लीगल टीम को, मुझे, हम सब लोगों को केवल ये था कि भाई कोई छोटा मोटा कुछ, जिसे अंग्रेजी में क्रम्स कहते हैं ना, कि रोटी का एक आधा चंद टुकड़ा कहीं गिर जाए, कहीं कोई चीज छोटी मोटी मिल जाए, थोड़ा सा प्रोसीजरल सेफ गार्ड को मजबूत कर दें, थोड़ा सा हिदायत देने की ये नहीं वो करना है, अब वो भी नहीं मिला। आज के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से चुनाव आयोग ने जो कुछ किया उस पर मोहर लगा दी है। अपने पक्ष में चुनाव आयोग ने जो तर्क दिए उससे भी बेहतर तर्क ढूंढ के निकाले हैं सुप्रीम कोर्ट ने। सलाम करता हूं मैं उन्हें, देखिए कितना बारीक चीजें ढूंढ के निकालते हैं, वो भी उन्होंने निकाल के दे दिए हैं। चुनाव आयोग की हर बात पे मोहर लगा दी है। मोटे तौर पे इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने इस देश ही नहीं पूरे दुनिया के इतिहास में आज तक सबसे बड़ा जो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हुआ है, मतलब लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करना, वोट बंदी, दुनिया में इतनी बड़ी वोट बंदी नहीं हुई है जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। दुखी इसलिए हूं कि आज के इस फैसले से लोकतंत्र का जो बुनियादी उसूल होना चाहिए वो सर के बल खड़ा हो गया, शीर्षासन उसका हो गया। लोकतंत्र का बुनियादी असूल है जनता सरकार को चुनती है, सरकार जनता को नहीं चुनती है। आज के इस वर्डिक्ट का परिणाम ये होगा कि अब चुनाव आयोग अपनी मनमर्जी से वोटर को चुनेगा, सरकार अपनी मनमर्जी से चुनाव आयोग को चुनेगी।
और बीजेपी की मनमर्जी के हिसाब से सरकार काम करेगी। तो परिणाम ये होगा, हालांकि ये हमारे कोर्ट की जजमेंट में कतई नहीं लिखा हुआ, ऐसी बातें लिखी थोड़ी जाती हैं। परिणाम ये होगा कि बीजेपी तय करेगी कि इस देश में कौन वोटर हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं ये लोकतंत्र के लिए बहुत दुख का दिन है। इस जजमेंट की अगर कोई भी तुलना की जा सकती है तो इमरजेंसी के दौरान जो सबसे शर्मनाक जजमेंट आया था एडीएम जबलपुर, उससे इसकी तुलना की जा सकती है। इमरजेंसी में सुप्रीम कोर्ट के सामने वो केस आया था जिसको एडीएम जबलपुर केस कहा जाता है, जिसमें कई लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि भाई हमारे रिश्तेदार को मार दिया, कोई मिल नहीं रहा है, कोर्ट में गए बताओ तो हमारा वो व्यक्ति कहां है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इमरजेंसी में अगर किसी को गोली भी मार दी जाए तो आपके पास कोर्ट कचहरी में जाने का अधिकार ही नहीं है। जिस तरह से एडीएम जबलपुर के उस शर्मनाक केस ने व्यक्तियों के प्राण लेने का अधिकार सरकार को दे दिया था, उसी तरह से आज एडीआर के जजमेंट में इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र के प्राण लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन को और उसके माध्यम से सरकार को दे दिया है। बिल्कुल। बेहद दुख की बात है योगेंद्र यादव जी, और मैं तो ये कहूँगी कि जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में तमाम काले कारनामे इस पॉलिटिकल पार्टी के तो लिखे जाएंगे, उन जजों के हिस्से भी बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ आएंगी जिन जो इस तरह के फैसले लिख रहे हैं, लेकिन उसमें एक शख्स की जो तस्वीर है और एक शख्स का जो नाम है वो भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि उस व्यक्ति ने भारत की सबसे गरीब जनता के हक में जाकर अपने आप को आगे रखकर और मुकदमे लड़े, अदालतों में गया, जो वकील नहीं था उसका वो काम नहीं था, फिर भी जाके उसने केस अपना प्रेजेंट किया। दुख मुझे इस बात को लेकर भी हो रहा है कि इस इलेक्शन के बाद, खासकर पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद, सिर्फ मैं और आप या हम जैसे चंद लोग नहीं हैं, पूरी दुनिया कराह रही है कि देखिए भारत का लोकतंत्र अब बिल्कुल इस तरह से लगने लगा है जैसे कि हम रूस में देख रहे हैं। एक जो जो पुतिन, व्लादिमीर पुतिन का मॉडल है कि चुनाव की घोषणा भी होती है, चुनाव भी होता है, लेकिन चुनकर आता है एक ही व्यक्ति, यानी एक मैनेज डेमोक्रेसी, एक मैनेज इलेक्शन। क्या मैं ये ज़्यादा कह रही हूँ इस बात को अगर कह रही हूँ तो? और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पहले तो अरफा शुक्रिया आपका याद करने के लिए। हमने जो छोटी सी भूमिका अदा की, मुझे जरूर जिक्र करना चाहिए भाई, मेरा चेहरा वेरा दिखाई दे गया। असली काम उस शानदार लीगल टीम ने किया, एक पैसा लिए बगैर इस देश के टॉप लॉयर्स ने दिन रात काम किया। शुरुआत आप चाहे कपिल सिब्बल ले लीजिए, प्रशांत भूषण ले लीजिए, शंकर गोपाल स्वामी ले लीजिए, शादान फरासत और वृंदा ग्रोवर, तमाम इस देश के वकीलों ने शानदार बहस की, हर तरह के तर्क सामने रखे और उस तर्क का जो हुआ वो आप आज जानते हैं। लेकिन आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद कोई याद करेगा तो इन वकीलों ने जिस किस्म के तर्क केस के सामने रखे उनको भी याद किया जाएगा। आपने कहा कि अब क्या हिंदुस्तान उस लिस्ट में शामिल हो गया है? नहीं, अभी अभी मैं पुतिन के रूस जैसा हिंदुस्तान को नहीं मानता। मैं मानता हूं, देखिए अभी भी हमारे यहाँ कोर्ट है। केरला और तमिलनाडु में जब बीजेपी जहां जीत के बहुत दूर है, जब तक बीजेपी को गोल पोस्ट दिखाई नहीं देता तब तक बीजेपी गोल नहीं कर पाती। लेकिन हाँ, अगर गोल पोस्ट के डी के बाहर 10-15 मीटर भी हो, जब गोल दिखाई देने लग जाता है बीजेपी को, तब तो गोल बीजेपी ही करेगी, ऐसा लगभग निश्चित होने लगा है। तो हमारे देश की जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है वो न्यूनतम से अब नीचे गिरनी शुरू हो गई है। हर केस में नहीं, मगर ये जो दौड़ है, अब ये दौड़ सीधे मैदान पे नहीं हो रही, मैदान को टेढ़ा कर दिया गया है। तो एक आदमी है जो कि 100 मीटर के ग्राउंड पे दौड़ेगा, दूसरे को कहा जाता है कि तुम एग्जैक्टली 100 मीटर दौड़ोगे लेकिन तुम पहाड़ पे चढ़ोगे, और फिर आखिर में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये तो होना शुरू हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं। और आज के इस जजमेंट ने इस प्रक्रिया पे एक कानूनी मोहर लगा दी है। सरकार ज्यादती कर रही है, नाइंसाफी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की उनसे ये अपने माफ कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन की उनसे जुगलबंदी है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
मगर ले दे के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से इतनी उम्मीद रहती है कि जब बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो तो कोर्ट कम से कम वहां तो ब्रेक लगा देता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया है उसमें कई चीजें हैं जो बेहद हैरान करने वाली। एक तरह से आप यूं समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने सुई की छेद में से हाथी निकाल दिया है। कैसे? देश का कानून यह कहता था कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का रिवीजन कर सकता है, जाहिर है करना चाहिए। उसके दो तरीके थे, 21A और 21B में लिखे हुए थे, और उसमें बाकायदा नियम बने हुए थे कि इस तरीके से आप करेंगे। SIR उन सारे नियम का उल्लंघन करता था। हम गए सुप्रीम कोर्ट में, कहा है जो अपने कानून के खिलाफ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ना भाई, 21A और 21B के अलावा एक 21C भी, जो कि एक्सेप्शनल है। कानून में लिखा था कि किसी एक्सेप्शनल एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन में आप विशेष कारण देके, अगर चुनाव आयोग चाहे तो किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में या किसी एक छोटे से टुकड़े में वोटर लिस्ट का अपने तरीके से रिवीजन करवा सकता है। उस एक्सेप्शन के सहारे, उस उतनी पतली सी गली दी हुई है संविधान में, कानून में, उस पतली सी गली में पूरे हाथी की बारात निकाल दी है आज सुप्रीम कोर्ट ने। क्या है कि हाँ, अगर एक्सेप्शन आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का है तो इसका मतलब 543 में भी आप करवा सकते हैं। कारण आपको देने की जरूरत है। और कारण क्या दिया चुनाव आयोग ने? कि देश में अर्बनाइजेशन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। किस देश में नहीं हो रहा है? इसको विशेष कारण सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। दूसरा, मैं हैरान इस बात से हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लिख के कहा है कि हमारे सामने जितने भी आंकड़े पाए उससे कहीं ऐसा नहीं लगता कि वाइड स्प्रेड तरीके से लोगों के नाम कटे हैं, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हुआ है। मेरा तो माथा चकरा जाता है। 6 करोड़ लोगों के नाम अब तक कट चुके हैं, 4 करोड़ के और कटने वाले हैं, और ये वाइड स्प्रेड नहीं है। तो हुजूर कब वाइड स्प्रेड होगा? जब 50 करोड़ का नाम कट जाएगा इस देश में, या कब? कोर्ट कहते हैं कि इसमें कोई सिस्टेमिक समस्या उन्हें दिखाई नहीं देती, जबकि बार बार कोर्ट के सामने ये आंकड़े पेश किए गए कि जहां जहां SIR हो रहा है वहां वहां वोटर लिस्ट में महिलाओं का अनुपात गिरता जा रहा है। हर केस में ऐसा हुआ है। हुजूर, ये सिस्टेमिक नहीं है तो और क्या सिस्टेमिक है? और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चिंता न कीजिए, कई छोटी मोटी कमियां रहती हैं, लेकिन सेफ गार्ड इसमें बहुत है। अब बंगाल के अनुभव के बाद, हालांकि ये जजमेंट बंगाल पे नहीं है, लेकिन बंगाल के अनुभव के बाद अगर कोई ये लिख सकता है कि पर्याप्त सेफ गार्ड है, चिंता की कोई जरूरत नहीं है, तो भाई मेरे तो हाथ कांप जाएंगे ऐसा लिखते हुए। बिल्कुल। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों नहीं हुआ। जी हाँ। इन चीजों से मैं योगेश हैरान। जी, आपने कहा कि नहीं, आप ये नहीं समझते, और मैं समझती हूँ कि आप सब कुछ करने के बावजूद भी आप उन आशावान लोगों में से एक हैं। मैं भी आपकी आशा में से थोड़ी सी रोशनी, किरण चुरा कर उसे अपने पास रखना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसका एक वैध कारण पहले ढूंढना चाहती हूँ कि वाकई ये आशा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं करना चाहती हूँ, या वाकई मेरे पास एक ठोस सबूत है। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, जो अगला बड़ा चुनाव है उत्तर प्रदेश का है, वो भी SIR के साये में ही होगा। आप मुझे बताइए, क्या वाकई SIR के होते हुए उत्तर प्रदेश में कोई और पॉलिटिकल पार्टी BJP के अलावा चुनाव जीत सकती है? अरफा, सिर्फ SIR नहीं है, बहुत कुछ हो रहा है ना। SIR होगी, साथ में पूरा का पूरा सरकारी अमले का इस्तेमाल होगा, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस उतार दी जाएंगी। आपने देखा रामपुर में क्या हुआ था, आपने देखा मुरादाबाद में क्या हुआ था। ये सब भी खेल होगा। पूरा का पूरा मीडिया तंत्र वहां पे उतर जाएगा, सब कुछ। और फिर उसके बाद जो पैसे का नंगा नाच होगा वो तो अलग होगा। तो ये सारी चीजें एक साथ होंगी। अभी से पता नहीं, पिछले हफ्ते मेरे एक दोस्त ने मेरे से पूछा कि भाई बताइए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कितनी सीट आएगी, और उसने विकल्प मुझे दिया। उसने ही दिया, मैंने नहीं। उसने कहा 300 आएंगी, 350 आएंगी कि 400 पार। अब इस प्रश्न में आप समझ लीजिए क्या जी अंतर हाँ। है।
और जो तो अभी मैं कुछ जो भी कहने जवाब को आप दे तैयार रहे हैं नहीं। ये बात, जो स्थिति है इतनी खराब होती जा जी रही हाँ, है। अंदर जी। खाने यही बातें जो हैं ऑपोजिशन के लोग भी कह रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने ऑपोजिशन के एक नेता से बातचीत की थी, ऑन एयर भी ऑफ एयर भी, और मैं वही निराशा आपके साथ यहाँ बांट रही हूँ कि ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा उत्साहित नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी वही है, उसी सिस्टम में जिस रेस का आप जिक्र कर रहे हैं उसी रेस का हिस्सा बनना पड़ेगा। अब आम आदमी के बिहाफ पर दो सवाल पूछ लेती हूँ। पहली बात तो ये है कि शुभेंदु अधिकारी का नए नए मुख्यमंत्री बने हैं पश्चिम बंगाल के, उनका बयान आ रहा है। पहले ही इस पूरे चुनाव में हमने देखा था तमाम तरह की नफरत, बंटवारा, हिंसक जो बयानबाजी है वो हो रही थी, और अब उसके बाद तो अब सबको सील मिल गई है इस चुनाव में जीत के बाद। तो वो कह रहे हैं कि हम तो तथाकथित जो घुसपैठिए हैं उनको हम जेल भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमें जेल में वहाँ उनको खाना पीना, दवा, कपड़ा देना पड़ेगा, और वो क्या हमारे दामाद हैं। तो सीधे तौर पर डिटेंशन कैंप्स का जिक्र कर रहे हैं। मैं दूरदर्शन पर एक रिपोर्ट देख रही थी, उसमें बन रहे हैं डिटेंशन कैंप्स वहाँ पर। मुझे ये बताइए कि जिन लोगों का नाम एसआईआर में नहीं है इस बार, पश्चिम बंगाल में खासकर, फिर असम का और बाकी जगहों का भी जिक्र कर लूँगी, उनका अब क्या होगा? देखिए, सीधे सीधे एसआईआर का और इसके डिटेंशन सेंटर वाली चीज का कोई संबंध नहीं है सीधे तौर पे। ये जो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी तो हेमंत बिस्वा शर्मा वाली लाइन ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें किसी व्यक्ति को विदेशी बता के वापस भेजने के लिए कोई फॉरेनर ट्राइब्यूनल नहीं चाहिए, हमें किसी कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत ही नहीं है। सीधा बीएसएफ किसी को आइडेंटिफाई करेगी और उसको बांग्लादेश में धक्का दे देगी, जैसा कुछ दिन पहले उस महिला के साथ हुआ था ना, नाम बोल रहा हूँ, एक महिला को बांग्लादेशी बता के बांग्लादेश में डाल दिया गया था। बेचारी बांग्लादेश से थी नहीं, हमारे अपने गांव की थी, और उसको अंत में लाया गया, प्रेग्नेंट थी वो महिला। तो शुभेंदु अधिकारी तो वो बात कर रहे हैं, उसका सीधे सीधे एसआईआर से कोई संबंध नहीं। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो उनके लिए स्थिति खराब करता है। खराब इसलिए करता है, सुप्रीम कोर्ट देखने में तो ये कह रहा है कि देखिए, जो व्यक्ति को आपने इस आधार पर उसका नाम काटा कि वो इलीगल फॉरेनर है, उसे आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रेफर कर दीजिए 4 हफ्ते के अंदर। और कई दोस्तों को ये कंसेशन लग रहा है कि ये तो इतने जजमेंट में एक अच्छी बात तो लिखी गई है। मुझे लगता है इसमें कोई भी नई बात नहीं है, क्योंकि एसआईआर में ही साफ लिखा हुआ था कि जो इलीगल माइग्रेंट पाया जाएगा उसकी रिपोर्टिंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक निर्देश बना दिया है, उसकी समय सीमा बना दी है। सुप्रीम कोर्ट जो कर सकता था वो उसने नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट कह सकता था कि देखिए, चलिए, आपको अधिकार है कि आप वोटर लिस्ट से नाम काट दें इस आधार पे कि वो व्यक्ति इलीगल माइग्रेंट है, लेकिन उसको किसी स्कीम से वंचित नहीं किया जाएगा। ये हो रहा है, बिहार में होना शुरू हो गया है। कोर्ट ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट कह सकता था कि ऐसे लोगों का नाम सार्वजनिक होना चाहिए, इसकी लिस्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, ताकि इस पूरे प्रचार तंत्र का भंडाफोड़ तो हो कि कितने लोग मिले। बंगाल में पूछ पूछ के हम तंग आ गए, कोई जवाब नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि इसके नंबर जो है, इसकी संख्या कम से कम सार्वजनिक की जाए, ताकि इसका सच तो पता लगे पूरे देश को। और सुप्रीम कोर्ट कह सकता था कि उन सब व्यक्तियों को फिलहाल पूरा एक न्यायिक प्रक्रिया का सहारा मिलेगा, जो कुछ भी, वो सब नहीं किया है। बस कोर्ट ने केवल यही क्लैरिफाई किया है कि ऐसे व्यक्तियों को अभी से हम फॉरेनर नहीं मानेंगे, और फॉरेनर कोई व्यक्ति है या नहीं उसका फैसला गृह मंत्रालय करेगा। ये पहले भी था। और सच कहें तो इलेक्शन कमीशन ने कभी मांग ही नहीं की कि वो फाइनल डिसीजन ले सकता है। इलेक्शन कमीशन केवल ये चाहता था कि किसी भी व्यक्ति का नाम वो फॉरेनर होने के शक के आधार पर डिलीट कर सके, और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मान्यता दे दी है। और जिन चीजों पे सुप्रीम कोर्ट चुप है, उस पे सरकार और बीजेपी करेगी आगे काम, कि तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, अब राशन कार्ड से भी कटेगा, अब तुम्हारे को फला जगह भेजा जाएगा, अब तुम्हारी रिपोर्टिंग होगी, या तुम्हें अपना आधार रीवेरीफाई करवाना पड़ेगा। ये तमाम खेल होंगे, और दुर्भाग्यवश उनमें से किसी चीज को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में कुछ भी नहीं। बिल्कुल, बहुत दुःख की ये बात है, और मैं सोच रही हूँ योगेंद्र यादव जी, उन तमाम करोड़ों गरीब लोगों के बारे में, न सिर्फ़ के मुसलमान, वो तो ज़ाहिर है निशाने पर हैं ही, उसे कहने में तो अब शायद ना ही कहें तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ उन दलितों, किसानों, आदिवासियों के बारे में। अब पूरा सीएए की बहस भी उसको भी वापस ले आए हैं पश्चिम बंगाल में,
इसके अलावा अब ये देखिए कि नई डेमोग्राफी को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। मुझे तो ये समझ में भी नहीं आ रहा कि अमित शाह कमेटी बना दी गई है, 1 साल के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी, उसमें बताया जाएगा कि कैसे कितने घुसपैठिए हैं, कितने लोगों का धर्म धर्म परिवर्तन कर कर सामाजिक और आर्थिक और अलग-अलग कैटेगरीज़ बनाई जा रही हैं, जिनके बुनियाद पर डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। इतनी जल्दी क्यों है आखिर इस पॉलिटिकल पार्टी को हर वो काम करने लिए कि असम में देखिए आप यूसीसी जिस तरह से वहाँ पर उसको डिज़ाइन किया गया है, यानी ट्राइबल्स को बाहर निकाल दिया गया और सिर्फ मुसलमान ही फंसे रह गए हैं। सिर्फ उनकी जो जो उनकी प्रथाएं हैं और जो उनके जीने का तरीका है, उसको बाकी बहुसंख्यक समुदाय के हिसाब से रखा जाएगा और उसको फिर भी यूनिफॉर्म कहा जाएगा। मैं जानती हूँ मैं इस वक्त इस तरह से साउंड हो रहा है जैसे मैं बहुत सारे सवाल आपसे एक साथ पूछ रही हूँ, लेकिन मुझे बताइए इतनी जल्दी में क्यों है ये पॉलिटिकल पार्टी? अर्पा जी, आप भी पत्रकार हैं, आप भी जानती हैं क्यों जल्दी में है, क्योंकि इनकी दुकान इसी पे चलती है। अगर मुसलमान न हो इस देश में तो बेचारी बीजेपी की तो दुकान अगले दिन बंद हो जाएगी। तो आप इतना तो समझे ना कि दुकानदार अपना माल क्यों बेचना चाह रहा है, क्यों प्रॉफिट करना चाह रहा है। बीजेपी का तो खैर धंधा ही केवल इस पे चलता है। मैं दो तीन स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। पहला तो ये कि देखिए, एसआईआर में पिछले कुछ दिनों से खास तौर पे बंगाल के बाद बहुत ज्यादा चर्चा मुसलमानों के डिलीशन की हुई है। मेरी अपनी समझ में एसआईआर का सबसे बड़ा शिकार मुसलमान नहीं। मेरी समझ में एसआईआर का सबसे बड़ा शिकार जो है वो दिहाड़ी का मजदूर है। वो वो प्रवासी मजदूर है, ये विदेशी नहीं है। वो जो कि फसल काटने के बाद पुणे मुंबई में काम करने जाता है, फिर उसके बाद वापस आता है, फसल लगाने के लिए घर वापस आता है, फिर 3 महीने के लिए पंजाब में जाता है। ये सर्कुलर माइग्रेंट जिनको कहा जाता है, जिनकी संख्या इस देश में कोई 10 करोड़ के करीब है। ये लोग हैं जो सबसे बड़े शिकार हुए हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म के। और दूसरा, इसका सबसे बड़ा शिकार महिलाएं हुई। जहां जहां एसआईआर गया है, वहां वहां महिलाओं की रेशो वोटर लिस्ट में कम हुई है। मायके से नाम, ससुराल में नाम जुड़ा नहीं था और एसआईआर के चलते मायके से कट गया है। ये पता नहीं कितनी लाखों महिलाओं के साथ हुआ है। मुसलमानों के साथ जो अन्याय हुआ है बहुत लिमिटेड जगह पे हुआ है, टारगेटेड बंगाल में निश्चित हुआ और उसके बारे में हमने चर्चा की है। लेकिन एसआईआर को केवल मुख्यतः एंटी मुस्लिम के रूप में मैं नहीं देखता। मैं इसे इस देश के जितने भी हाशिए पे लोग हैं, जो समुदाय हैं, उन सबको काटने के बहुत बड़े एक एंटरप्राइज, एक बड़ी एक्सरसाइज के रूप में देखता हूं। और वो बहुत खतरनाक चीज बहुत है। बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव की जी आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए।